हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज से हम स्टार्ट करेंगे नेट पेपर के लिए, जो भी नेट का पेपर होना है दिसंबर में, जिसकी भी डेट फाइनलाइज नहीं है। बिटवीन 15 दिसंबर टू 23 दिसंबर कभी भी हो सकता है, कभी भी होम साइंस के लिए डेट आ सकती है। तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो ये नेट के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। जो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पेज है, यहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लेवल बिलो विच अ प्रेग्नेंट वुमेन इज़ कंसिडर्ड एनेमिक। प्रेग्नेंट वुमेन में हीमोग्लोबिन लेवल क्या है जिससे कम होने पे उसको एनीमिक कहा जाता है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम होता है। तो ये अगर 11 ग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड इससे कम जाता है तो प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन फैट इज एस्टिमेटेड बाय विच मेथड। फैट में जो अनसेचुरेशन है, कितना अनसेचुरेटेड फैट, कितने फैट है, एक तो सेचुरेटेड है दूसरा अनसेचुरेटेड है। तो कितना, अगर अनसेचुरेटेड फैट है तो अनसेचुरेटेड में भी कितना अनसेचुरेटेड फैट है, इसको किससे, कौन से मेथड से मेज़र करते हैं? तो इसको मेज़र करते हैं आयोडीन वैल्यू से, और बेनेडिक्ट मेथड से ग्लूकोज को मेज़र करते हैं कि ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, the HbA1c level above which person is diagnosed as diabetic is। ये HbA1c लेवल है जिससे मतलब कितना लेवल होना चाहिए, उसके ज़्यादा लेवल होने पे पर्सन को डायबिटिक पर्सन को कहा जाता है कि डायबिटीज़ हो की कंडीशन है। तो ये क्वेश्चन पेपर, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन पेपर 2016 के जो नेट का पेपर हुआ था ये उसके क्वेश्चन है, और वहाँ पे आंसर को 6.5 सही माना है। 2016 का पेपर है, थर्ड पेपर, उस टाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पेपर होते थे, तो उस टाइम जो थर्ड पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया था, और उसमें जो इसका सही आंसर दिया है वो 6.5 दिया है। कहीं कहीं पे आपको 7 भी मिल जाएगा, और यहाँ पे 6.5 इज़ द करेक्ट आंसर। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो 6.5 आपको मिलेगा, तो 6.5 इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ परचेजिंग इन विच स्पेसिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स टू बी परचेज्ड आर रिटन आउट एंड जो कोटेशंस इनवाइटेड फ्रॉम सेलर बाय एडवर्टाइजिंग इन डेलीज और ट्रेड जर्नल्स आर कॉल्ड। हिंदी में भी देखते हैं क्या है, क्रय करने की वह विधि जिसमें क्रय किए जाने वाले उपकरणों के विनिर्देश लिख दिए जाते हैं और विक्रेता से दैनिक या व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन द्वारा कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? नॉर्मली किसी को कुछ खरीदना है, लाइक अगर हम छोटी सी बात करते हैं, अगर घर के लिए हमें कोई सामान खरीदना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लाइक मिक्सी खरीदना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो शॉप है वहाँ पे हम जाके उसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि अगर कोई मिक्सी है तो उसमें क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं। तो हम वो फीचर्स देखते हैं, तो वो हमको पूरा एक इनवॉइस जैसा देते हैं, उसमें पूरा उसके सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं, सारा कुछ। तो वही मेथड है यहाँ पे। क्या होता है, फॉर्मल, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्पिटिटिव बिड बाइंग। निगोशिएशन बाइंग क्या होती है, जो ऐसे ही रोड पे जो मार्केट लगी होती है वहाँ पे जाके कुछ परचेज़ करना है, फिर वहाँ पे निगोशिएट करते हैं कि नहीं ये प्राइस इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं निगोशिएट बाइंग। उसके बाद ऑक्शन मीन्स नीलामी करना। उसके बाद ओपन मार्केट बाइंग मीन्स खुले बाजार में, आप नॉर्मल बाजार है, आप वहाँ जाके कुछ भी, वहाँ पे कोई निगोशिएशन या कुछ नहीं, नॉर्मल आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज केटाइनिक इन नेचर। केटाइनिक मीन्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज वाली जो डाई होती है उसको हम बेसिक डाई बोलते हैं, और जो एसिडिक डाई है ये निगेटिव चार्ज वाली डाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, wrinkle resistant fabric are made environment friendly and cost effective by the use of। wrinkle resistant fabric means ऐसे कपड़े जो सिकुड़ते नहीं हैं, उनमें wrinkle नहीं पड़ते हैं, और वो environment friendly भी हो और cost effective भी हो। मीन्स अगर नॉर्मल फैब्रिक की हम बात करेंगे, अब उसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया है क्या,
रिंकल रेसिस्टेंट का, मीन्स कपड़ा जो है वो सिकुड़ेगा नहीं। अब जब इस पर कोई ट्रीटमेंट करें तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली होगा। तो ऐसा फैब्रिक तैयार करना जिसमें रिंकल ना हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, तो उस पर क्या यूज़ किया जाता है? तो उस पर यूज़ किया जाता है क्रॉस लिंकिंग साइट्रिक एसिड एंड ज़ैलिटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो ये होता है 15 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ब्रांच ऑफ कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स डील विद विच कॉन्सेप्ट बिलो गिवन बिलो, मीन्स यहाँ पे बात की गई है कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक। कॉग्निटिव मीन्स मेंटल एबिलिटीज़, एर्गोनॉमिक्स मीन्स मशीन के साथ इंटरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, एक तो कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन और मशीन के इंटरेक्शन की, तो इसमें किसमें ये कॉन्सेप्ट आ रहा है? एंथ्रोपोमेट्री, बायोमैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बात की है ये कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स मीन्स ह्यूमन, एर्गोनॉमिक्स मीन्स मशीन इंटरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स दैट कंबाइन कंडीशनिंग एंड मॉडलिंग टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल बिहेवियर। ऐसी प्रक्रिया शामिल है जो अवांछित व्यवहारों को ख़त्म करने के लिए कंडीशनिंग और मॉडलिंग को जोड़ती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को दूर करना है, मीन्स जो बिहेवियर ठीक नहीं है या सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेड नहीं है, ऐसे बिहेवियर को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या हम करेंगे? सिंपल सी बात है, हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन ही करेंगे, हम बिहेवियर को चेंज करेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहेवियर मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोच assumes that by entering into a close contact with a social group, researchers can understand the belief and behavior better than through interviews or questionnaires. दृष्टिकोण मानता है कि एक सामाजिक समूह के साथ निकट संपर्क में प्रवेश करके शोधकर्ता साक्षात्कार या प्रश्नावली के माध्यम से विश्वासों और व्यवहारों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बात किया है? क्लोज कॉन्टैक्ट में, लाइक कोई रिसर्चर है, उसको कुछ रिसर्च करना है, तो वो सोसाइटी जहाँ पे उसने अपना सैंपल लेना है वो सोसाइटी में गया और उस सोसाइटी में वो उन लोगों के साथ रहने लगा। एक तो वो क्या, इंटरव्यू क्वेश्चनेयर के थ्रू उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। इंटरव्यू क्वेश्चनेयर में हमें कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है? जितनी हम पूछते हैं। और जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके हम कल्चर्स को कल्चर क्या है उनका हम वो देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं साथ में रह के। तो उसमें यही बात की गई है, क्योंकि रिसर्चर जो है वो अपनी रिसर्च के लिए किसी सोसाइटी में जाके जो वहाँ के पर्सन हैं जिन पे वो रिसर्च कर रहा है उनके साथ रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं इथनोग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द अप्रोच यूज्ड इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो कैसी होती है? हमने पढ़ा है फॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो लर्नर ओरिएंटेड होती है, मीन्स जो लर्नर हमारे हैं, जो उनकी नीड है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है उसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। जैसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये एक्सटेंशन एजुकेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें जो एक्सटेंशन वर्कर हैं वो फील्ड में जाके पहले वहाँ के लोगों से मिलेंगे, देखेंगे उनकी नीड क्या है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको कुछ स्किल सिखाएंगे, उनको जो भी चीज़ें इम्पार्ट कराएंगे, उनको स्किल देंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कुछ भी, तो वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और अगर हम बात करें स्कूल की, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, पूरा एक फिक्स करिकुलम है, वो क्या है? वो है फॉर्मल एजुकेशन। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो टीचर ओरिएंटेड होता है, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो लर्नर ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स में फेस अ स्पेशल चैलेंज इनिशियली रेजिंग। जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो नया एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो स्टार्टिंग में उनके पास क्या मेन प्रॉब्लम होती है? अब कोई नया एंटरप्रेन्योर है, उसके पास कुछ आइडिया है और वो उसको स्टार्ट करना चाहता है, एज अ बिजनेस उसको स्टार्ट करना चाहता है, स्टार्टअप बनाना चाहता है, तो उसके पास क्या होगा? सबसे पहले उसके पास पूरा अपना उसका स्ट्रक्चर है, उसको क्या करना है, उसने अपने आइडिया पे भी अच्छे से काम कर रखा है कि उसको क्या करना है। उसके बाद उसके पास ह्यूमन, अगर कोई उसको लाइक ऐसे हेल्प करने के लिए भी आ गया है, ठीक है,
बट उसके पास मेन प्रॉब्लम क्या होती है, सीड कैपिटल। मीन्स अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए उसको पैसे चाहिए, मनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली कोई अगर नया स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है तो जल्दी लोग उस पर बिलीव नहीं करते हैं कि अगर स्टार्टअप अच्छा नहीं चला या कुछ फेल हो गया तो उसको क्या स्टार्टिंग में जो उसने पैसा लगाना है, जो स्टार्टिंग में उसको मनी लगाना है, तो ये मेन प्रॉब्लम फेस करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, जो नया एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन ए इज essential for maintaining the following function in the body। विटामिन ए बॉडी के लिए कौन से फंक्शन करती है या कौन से फंक्शन में इम्पॉर्टेंट है? तो ऑप्शंस क्या हैं, नॉर्मल विजन, ब्लड क्लॉटिंग, इंटीग्रिटी और ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इम्यून रिस्पॉन्स। तो विटामिन ए की हमने पढ़ी है। सबसे पहले तो नॉर्मल विजन आइज़ के लिए हेल्पफुल है, उसके बाद इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो टिश्यू की हेल्थ है, जो टिश्यू की हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स मीन्स इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। अगर अब बात करें ब्लड क्लॉटिंग तो उसके लिए चाहिए विटामिन के। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके लिए कॉग्निटिव एबिलिटीज़, रीजनिंग, थिंकिंग, ये सब ज़रूरी है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है, फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर मेड इन एंथ्रोपोमेट्री असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट में क्या करते हैं? एंथ्रोपोमेट्री नॉर्मली जो माल न्यूट्रिशन है या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एंथ्रोपोमेट्री में जो बॉडी डायमेंशंस होते हैं उनको मेज़र करते हैं। अब वो बॉडी डायमेंशंस क्या क्या हैं, यहाँ पे हमको वही देखना है। एंथ्रोपोमेट्री मीन्स वेट, हाइट, MUAC एंड वेस्ट सर्कमफेरेंस, ठीक है, ये हैं जो हम एंथ्रोपोमेट्री में मेज़र करते हैं। अब बचा क्या? ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन। ब्लड प्रेशर तो हम मशीन से यूज़ करते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए हमें बायोकेमिकल टेस्ट चाहिए। तो एंथ्रोपोमेट्री में 1, 3, 5, 6 ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। हाइट, वेट, वेस्ट सर्कमफेरेंस, MUAC, ये सारा कुछ मेज़र करते हैं एंथ्रोपोमेट्री से। मीन्स जहाँ पे बॉडी हम डायमेंशंस मेज़र करते हैं वो आता है एंथ्रोपोमेट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जहाँ पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाए मीन्स क्या है, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कोई जो प्रॉब्लम हो रहा है या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम मोस्टली। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सिंड्रोम है मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो क्या, एब्डोमिनल ओबेसिटी। उसके बाद फास्टिंग, ब्लड शुगर 100 से कम है, तो ये तो सही है। अब फास्टिंग में हम ब्लड शुगर कब मेज़र करते हैं? एक तो फास्टिंग में, एक पोस्ट प्रेंडियल और एक प्री प्रेंडियल। तो ये फास्टिंग और एक खाना खाने के बाद। तो फास्टिंग अगर 100 से कम है तो ये अच्छा है, और खाना तो ये तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मीन्स बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। हाई HDL कोलेस्ट्रॉल, तो हमने पढ़ के रखा है कि जो HDL कोलेस्ट्रॉल होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो ही नहीं सकता, तो ये भी हट गया। बचा क्या? हाई LDL कोलेस्ट्रॉल। तो हाई LDL कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो वह ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा कि एब्डोमिनल ओबेसिटी मीन्स स्टमक एरिया जो है वहाँ पे फैट का इकट्ठा होना। उसके बाद एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मीन्स ब्लड प्रेशर बढ़ना। उसके बाद जो LDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, इसका बढ़ना। ये तीनों ऑप्शन जो है, ये तीनों मेटाबॉलिक सिंड्रोम मीन्स जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनसे रिलेटेड हैं ये। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनफॉर्मल प्राइसिंग मेथड। निम्नलिखित में कौन सी अनौपचारिक मूल्य निर्धारण विधियां हैं? यहाँ पे इनफॉर्मल प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, तो जो ऑप्शंस क्या है, कॉस्ट प्लस, कॉम्पिटेटिव, रेट ऑफ रिटर्न, ट्रायल एंड एरर। तो जो कॉम्पिटेटिव और ट्रायल एंड एरर है ये इनफॉर्मल प्राइसिंग मेथड है, ये अनौपचारिक मूल्य निर्धारण विधियां हैं। कॉम्पिटेटिव मीन्स प्रतिस्पर्धा, ट्रायल एंड एरर मीन्स परीक्षण और त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हायर परसेंटेज ऑफ एमोर्फस रीजन एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन द फाइबर। अगर हम बात करें फाइबर की तो यहाँ पे दो रीजन होते हैं, एक तो एमोर्फस, दूसरा क्रिस्टलाइन। तो हम बात करें एमोर्फस मीन्स दूर दूर होना, यहाँ पे इनका जो फाइबर्स हैं वो दूर दूर होना। क्रिस्टलाइन मीन्स बिल्कुल एक तरीके से अच्छे से प्रॉपर फिक्स्ड पैक्ड जो
स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन। एमरफस ये दूर दूर है, कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक से अरेंज भी नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एमरफस में क्या होगा, तो केमिकल रेसिस्टेंस कम होगा क्योंकि ये दूर दूर है, इनमें कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। फोर्स लग रहा होता तो ये पास पास में होते, तो इनमें लो केमिकल रेसिस्टेंस होता है, और जो क्रिस्टलाइन वाले होते हैं इनमें हाई केमिकल रेसिस्टेंस होता है। स्टिफ हैंडलिंग, मोर एब्जॉर्बेंट, तो ये एब्जॉर्बेंट भी ज़्यादा होते हैं, ये क्योंकि यहाँ पे अच्छा सा इनको स्पेस मिल रहा है फाइबर्स को, तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ये कम एब्जॉर्बेंट होते हैं। लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सिंपल सी बात है, इनके बीच में जो फोर्स है वो कम है। जब फोर्स कम है तो इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इनमें फोर्स ज़्यादा है तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा। तो सिंपल सी बात है, अमॉर्फस में केमिकल रेसिस्टेंस कम होता है, ये एब्जॉर्बेंट ज़्यादा होते हैं, इनमें जो इंटरपॉलीमर फोर्स अट्रैक्शन है वो कम होता है, और कि अगर हम इंटरनल स्ट्रेंथ की बात करें, इंटरनल बॉन्ड की बात करें, तो ये भी वीक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नैनो वायर कोटिंग फॉर क्लॉथ्स हैज़ बीन फाउंड यूजफुल एज दे। यहाँ पे बात कर रहे हैं नैनो वायर कोटिंग की, तो ऑप्शन ये क्यों यूजफुल होते हैं, इनका क्या यूज़ है। ऑप्शंस क्या हैं, ट्रैप द हीट फ्रॉम द बॉडी, कीप द वेयरर कूल, सेव्स इलेक्ट्रिसिटी, हैव इम्प्रूव्ड इंसुलेशन। अब हम बात कर रहे हैं नैनो वायर कोटिंग की। अब कपड़ा जो है वो नैनो वायर कोटिंग है, तो वो बॉडी में हीट को ट्रैप करके रखता है। जैसे सर्दियों में हम वुलन कपड़े पहनते हैं, मीन्स वूल जो है हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता है, और जो बाहर का ठंडा एटमॉस्फेयर है, ठंडा टेम्परेचर है, उसको बॉडी के पास तक नहीं आने देता है, बीच में एक लेयर बनाता है। तो सेम वही काम नैनो वायर करता है। तो नैनो वायर है, ये बॉडी से जो हीट रिलीज हो रही है उसको बॉडी में ही ट्रैप रखता है, मीन्स बॉडी के आसपास ही रखता है, उसको कपड़े से बाहर नहीं जाने देता है। तो ये हो गया सही। सेकेंड ऑप्शन क्या है, कीप द वियरर कूल। अभी हमने पढ़ा कि ये बॉडी में हीट ट्रैप करता है, बॉडी को वार्म रखता है। तो सिंपल सी बात है, जब बॉडी को वार्म रखता है, गर्म रखता है, तो वियरर को कूल तो कैसे भी नहीं रखेगा। सेव्स इलेक्ट्रिसिटी, सही है। हैव इम्प्रूव्ड इंसुलेशन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ कांथा। कांथा एम्ब्रॉयडरी के टाइप कौन कौन से हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं, लेप, दुर्जनी, सुजनी, तिलपत्रा और चोप। तो अगर हम कांथा की बात करें तो लेप, दुर्जनी और सुजनी ये कांथा की एम्ब्रॉयडरी के टाइप्स हैं। अब बचे कौन से, तिलपत्रा और चोप। तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ये कौन से एम्ब्रॉयडरी के टाइप हैं। अगर हम कांथा की बात करें तो लेप, दुर्जनी और सुजनी ये कांथा के टाइप हैं। तिलपत्रा और चोप ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है ये कौन सी एम्ब्रॉयडरी के टाइप्स हैं। नेक्स्ट, चूज द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मेंटल एफर्ट इन होम मेकिंग। मेंटल एफर्ट या फिर हम बोल सकते हैं कॉग्निटिव एफर्ट। तो वो क्या है, मीन्स जो हमारे मेंटल, जो मानसिक प्रयास से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं। ऑप्शंस क्या हैं, रीचिंग, रीजनिंग, वॉचिंग, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मेंटल एक्टिविटी हम कहाँ पे करते हैं, मेंटली प्रेशर कब होता है, जब हम रीजनिंग कुछ सोचते हैं। रीजनिंग लाइक सिंपल सी बात है, जब हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम मेंटली उसमें कैलकुलेशन करते हैं ना, माइंड वहाँ पे यूज़ होता है, सिंपल सी बात है। वॉचिंग लाइक कुछ मूवी देख रहे हैं तो वहाँ पे हम कितना दिमाग यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी नहीं हो जाएगा। उसके बाद थिंकिंग, कुछ सोचना। डिसीजन मेकिंग में मेंटल एक्टिविटी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 4 एंड 5। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही हो गया। तो जो तिलपत्रा और चोप ये कौन से एम्ब्रॉयडरी के टाइप्स हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। एंड वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, एंड वीडियो को साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।